हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ, पूरे दुनिया में कोरोना का हाहाकार मचा है, तो उसके लिए एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग की मजबूरी को सहना ज़रूरी है और कुछ दिन घर में रहना ज़रूरी है। अगर इसके चेन को आउटब्रेक करना चाहते हैं तो घर में रहना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके आप कोरोना से बच सकते हैं। जैसे हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करके। जी हाँ, हैंड सैनिटाइज़र हमेशा रखिए अपने पास और थोड़ी थोड़ी देर में हैंड सैनिटाइज़र कर लीजिए। अगर कहीं सरफेस को छूते हैं तो आप साथ में 20-20 सेकंड तक कम से कम हाथ को धोते रहिए। मास्क का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, 2 मीटर की दूरी पर रखिए और बाहर ना निकलिए। और सतर्क रहिए, अपनी सुरक्षा खुद करिए, अपनी जान की सुरक्षा आपके हाथों में है। आप दूरी बना के रखिए, तो इसको सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं और इस तरह से आप कोरोना से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब आप इन उपायों का सोच रहे होंगे, उस पर अमल कर रहे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे पेमेंट बैंक के बारे में। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने बात किया था स्मॉल बैंक्स के बारे में कि स्मॉल बैंक्स क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, उनसे रूल्स रेगुलेशन क्या हैं और कौन कौन से स्मॉल बैंक काम कर रहे हैं। और ये वीडियो भी उन साथियों के लिए काफ़ी मददगार होने वाला है जो आने वाले एग्जाम में भाग ले रहे हैं। तो चलिए आज बात करते हैं पेमेंट्स बैंक इन इंडिया। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के अनुसार रिजर्व बैंक जो है इनको लाइसेंस देती है पेमेंट बैंक्स इंडिया में। और इतने बैंक होने के बाद भी देखिए, स्मॉल बैंक की संकल्पना की गई, उसके बाद पेमेंट बैंक की संकल्पना की। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव एक ही देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक्चुअल में वित्तीय समावेशन इनका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे भारत के वो अंतिम छोर पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक कम लागत में बैंकिंग की सारी सुविधाएं पहुंचाना वित्तीय समावेशन है। उसी के एक कड़ी में है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे प्रोवाइड करेंगे, उन लोगों में किस माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए पेमेंट बैंक की दी गई है। सबसे पहले स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट। जी हाँ, अभी भी कुछ तबके ऐसे हैं जो अंडर सर्व हैं और अनसर्व हैं। ऐसे लोगों के लिए स्मॉल सेविंग बैंक, पेमेंट और रेमिटेंस सर्विसेज, चूँकि डिजिटल इंडिया की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और एक पेमेंट रेमिटेंस सर्विसेज किनको, जो माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स हैं, ऐसे लोग जो अपनी जगह से दूसरी जगह चले गए हैं काम करने के लिए, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। तो उनके लिए रेमिटेंस और पेमेंट सर्विसेज किस तरह से हो। लो इनकम हाउस होल्ड हैं जो बहुत कम कमाते हैं, रोज खाते हैं, ऐसे लोगों के लिए कैसे पेमेंट सर्विसेज और बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाए जाए उन परिवारों के लिए, उनके लिए है। स्मॉल बिजनेसेस जो छोटे कारोबारी हैं, 50,000 से कम के कारोबारी करते हैं, तो उनके लिए भी कैसे किस तरह से बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई जाए। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एंटिटीज़ हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो ऑर्गेनाइज नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लोग इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचाना है, इनकी जवाबदारी है पेमेंट बैंक्स की। तो इनका मुख्य उद्देश्य है सेविंग बैंक अकाउंट और पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विसेज। तो चलिए आप देखते हैं कि ये कौन कौन से एलिजिबल प्रोमोटर्स हैं जो पेमेंट बैंक खोल सकते हैं। तो हम लोग अभी बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल हैं पेमेंट बैंक के लिए। अभी जानते हैं कि इसमें एलिजिबल प्रोमोटर कौन होंगे या ऐसे कौन से लोग होंगे जो पेमेंट बैंक जो है खोल सकते हैं। तो एलिजिबल प्रोमोटर वो होंगे जो एग्जिस्टिंग नॉन बैंक पीपीआई इशूअर होंगे, जो ऑलरेडी नॉन बैंकिंग के हिसाब से प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे होंगे और जिनका तजुर्बा उनके बिजनेस में 5 साल का होना चाहिए। ऐसे एग्जिस्टिंग नॉन बैंक पीपीआई इशूअर हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, एनबीएफसीज हो सकते हैं, कॉरपोरेट बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट हो सकते हैं जिसको कॉरपोरेट बीसीज बोलते हैं, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज ऑपरेटर हो सकते हैं, सुपरमार्केट चेन कंपनियां हो सकती हैं। मतलब ये सभी लोग पेमेंट बैंक इंडिया में खोल सकते हैं, लेकिन उनका तजुर्बा, उनके प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप्स का जो तजुर्बा होगा उनके बिजनेस में एटलीस्ट 5 ईयर का तजुर्बा होना चाहिए, एटलीस्ट 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए। तो ये पेमेंट बैंक के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इनके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम कैपिटल कितना हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कैपिटल के बारे में। दोस्तों बात करते हैं अब कैपिटल रिक्वायरमेंट की। जी हाँ, इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है पेमेंट बैंक के लिए। तो इनके जो प्रमोटर्स हैं उनको मिनिमम पेडअप कैपिटल जो है 100 करोड़ होना चाहिए। मिनिमम पेडअप कैपिटल जो है 100 करोड़ का चाहिए सब। और उस मिनिमम पेडअप कैपिटल में इनके प्रमोटर्स या ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स को मिनिमम 40% जो शेयर है उनके पास रखना है, वो पहले 5 साल के लिए। पहले 5 साल के लिए 40% रखना है और अगले 10 सालों में इसको 30% तक रिड्यूस करना है और अगले 12 सालों में इसको 26% तक रिड्यूस करना है। तो ये प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन होने चाहिए। फिर कैपिटल एडुकेसी रेशियो
जो रिस्क वेटेड एसेट का होता है मिनिमम 15% होना चाहिए, 15% होना चाहिए। लिवरेज रेशियो नॉट लेस देन 3%, जो लिवरेज रेशियो है 3% से कम नहीं होना चाहिए। उसका मतलब है जो आउटसाइड लाइबिलिटी है इनकी, जो बाहर से लिए गए पैसे हैं, आउटसाइड लाइबिलिटी है, वो 33.33 टाइम्स से ज़्यादा नेटवर्थ का नहीं होना चाहिए। तो वो होते हैं नेटवर्थ, मतलब रिजर्व और कैपिटल को मिला के नेटवर्थ है, तो उनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कैपिटल रिक्वायरमेंट है। और चलिए फटाफट जानते हैं इनके स्कोप ऑफ एक्टिविटी, ये क्या क्या काम करेंगे पेमेंट बैंक। अब देखते हैं स्कोप ऑफ एक्टिविटी कि इनके क्या क्या एक्टिविटी। बात करते हैं एक्टिविटी का कि पेमेंट बैंक जो है वो क्या क्या एक्टिविटी करेंगे। तो जो है सबसे पहला एक्टिविटी करेंगे वो एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट। जी हाँ, लोगों से वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब करंट अकाउंट और सेविंग बैंक डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और सेविंग बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे। और ये एनआरआई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नो एनआरआई डिपॉजिट शुड बी एक्सेप्टेड। मैक्सिमम बैलेंस जो डिपॉजिट का होगा वो 1 लाख होगा, मैक्सिमम बैलेंस 1 लाख होगा पर इंडिविजुअल कस्टमर के लिए, वो 1 लाख मैक्सिमम बैलेंस होगा। पेमेंट और रेमिटेंस की सुविधा दी जाएगी इनको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से, और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो भी डिजिटल सर्विसेज हैं जैसे मोबाइल बैंकिंग है, इशुएंस ऑफ प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं और बीसी मॉड्यूल हैं, ये पेमेंट सर्विसेज पूरे उनको किए जाएंगे। तो ये एक्टिविटी है, सीधी सी बात है। करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट मोबिलाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम पर इंडिविजुअल कस्टमर 1 लाख रुपए एक्सेप्ट कर सकते हैं। एनआरआई वगैरह डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो पैसा इकट्ठा करेंगे, ये डिपॉजिट करेंगे, इस पैसे का वो करेंगे क्या, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे। तो अब बात करते हैं इनका डिप्लॉयमेंट। अब बात करेंगे कि ये डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड क्या करेंगे। जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो पब्लिक से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे उस फंड का वो क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि वो किसी भी प्रकार का लोन नहीं दे पाएंगे। नो अंडरटेक एनी लैंडिंग फैसिलिटी, किसी प्रकार की लैंडिंग फैसिलिटी नहीं कर पाएंगे। तो जब लैंडिंग फैसिलिटी नहीं कर पाएंगे उस पैसे का, तो वो उस पैसे से कैसे प्रॉफिट अर्न करेंगे, कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे उसको। तो मिनिमम 75%, मतलब उनके टोटल डिपॉजिट्स का मिनिमम 75% उनको एसएलआर से एलिजिबल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करना होगा। मतलब जितना पब्लिक से वो डिपॉजिट इकट्ठा करेंगे उसका मिनिमम 75% जो है एसएलआर एलिजिबल, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में एलिजिबल है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ट्रेजरी बिल है, उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा मिनिमम, जो 1 साल की मैच्योरिटी तक हो। और मैक्सिमम 25%, जो बचा हुआ मैक्सिमम 25% है वो किसी डोमेस्टिक शेड्यूल डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक में रख सकते हैं 25% एज ए करंट अकाउंट के रूप में, या टर्म डिपॉजिट के रूप में रख सकते हैं। और ये डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड जो है देखिए 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रहेगा और मैक्सिमम जो 25% जो है वो डिपॉजिट रख सकते हैं, किसी कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक में रख सकते हैं, टर्म डिपॉजिट रूप में या करंट डिपॉजिट के रूप में। किसी भी प्रकार की क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लोन तो दे ही नहीं सकते। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से पेमेंट बैंक हैं जो लाइसेंस दिए गए हैं और जो अभी काम कर रहे हैं। तो अगर पेमेंट बैंक, इसके लिए बात करते हैं हम लोग कौन कौन से जो बैंक हैं जिनको पेमेंट बैंक के यहाँ पर काम कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से पेमेंट बैंक हैं जिनको इंडिया में लाइसेंस मिला है, जिनको अप्रूव किया गया है अंडर सेक्शन 22 ऑफ BR एक्ट 1949, रिजर्व बैंक ने लाइसेंस दिए हैं। तो ऐसे 41 एप्लीकेशन आए थे, जिनमें से 41 एप्लीकेशन में से जो 11 हैं उनको लाइसेंस अप्रूव किए गए थे। उनमें है आदित्य बिरला नोवो लिमिटेड, एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज लिमिटेड, चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज लिमिटेड, इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, फिनो पेमेंट टैक्स लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, श्री दिलीप शांतिलाल संघवी, पेमेंट बैंक्स, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, वोडाफोन एम पैसा लिमिटेड। अब इन 11 में से जो अभी एक्टिव हैं और जो काम कर रहे हैं पेमेंट बैंक के रूप में, उसमें सबसे पहले एयरटेल पेमेंट है, जो भारतीय एयरटेल ने लॉन्च किया मार्च 2017 में। तो एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है और NSDL पेमेंट बैंक है। तो ये जो 6 हैं एक्टिव हैं अभी, तो ये बैंकें हैं जो पेमेंट बैंक के रूप में इंडिया में कार्य कर रही हैं और बैंक की फाइनेंशियल इंक्लूजन को सेविंग और करंट अकाउंट के रूप में, साथ ही पेमेंट और रेमिटेंस सर्विसेज को बेहतर तरीके से सर्व और अंडर सर्व एरिया में उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से पेमेंट बैंक काम करता है। अब हम पहले वीडियो में बात किए थे स्मॉल बैंक के बारे में और अभी बात किए थे पेमेंट बैंक के बारे में। तो दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो जो डिफरेंस है वो इस हिसाब से है कि पेमेंट बैंक जो है सिर्फ पेमेंट सर्विसेज रेमिटेंट के लिए है और डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए है।
लोन फैसिलिटी नहीं मिलेगा। लेकिन स्मॉल बैंक जो हैं वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करेंगे और लोन भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उनका लोन में जो 75% है पीरियडिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा और जितना लोन देंगे उसका 50% जो होगा वो बिलो 25 लैक्स होगा। तो मोटा मोटी डिफरेंस ये स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक में है कि पेमेंट बैंक किसी भी प्रकार का लोन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे और जो स्मॉल बैंक है वो लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी पेमेंट बैंक के बारे में जानकारी। और कुछ अगर जानना चाहते हैं, आपकी कोई क्यूरी है तो आप इस पर नीचे लिख सकते हैं और मुझे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने ज़रूर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि पेमेंट बैंक के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, जिससे बैंक में आने वाले प्रमोशन एग्जाम में सवाल आप कर सकते हैं आसानी के तौर से। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल में नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैंक में प्रमोशन और इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो मैं लाते रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य और सफलता की कामना करते आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।